नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। तालिबान के खूनी पंजे में जकड़े अफगानिस्तान से लोगों के लिए मुश्किलें लगातार जारी है और लोगों का वहां से पलायन भी जारी है। एयरपोर्ट से लेकर दूसरे देशों की सरहदों पर अफगानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। चारों तरफ कोहराम मचा है। इधर काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से निकल जाने का अलर्ट जारी किया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर किस तरह अफरा तफरी का माहौल इस वक्त है। सरहद पार करने की होड़ काबुल एयरपोर्ट पर मची हुई नजर आ रही है। हजारों की तादाद में लोग वहां पर जमा हैं, जो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने को तैयार हैं। मदद की आस लगाए काबुल एयरपोर्ट पर लोग जमा हुए हैं और इस बीच आतंकी हमले का अलर्ट काबुल एयरपोर्ट पर जारी हुआ है और 3 देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। और अफगान संकट पर क्या होगा भारत का स्टैंड, उसी को लेकर सरकार ने सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसी बैठक से जुड़ी जानकारी आपको दे दे। अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे होगी और सरकार की ओर से वो कौन से चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि पूरा अपडेट बताएंगे, वहां की हालात की जानकारी देंगे। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के लिए टेंशन अफगानिस्तान में फंसे भारतीय हैं। हिंदुस्तान के लिए टेंशन अल्पसंख्यक हिंदू और सिख हैं जो खौफ के साए में अफगानिस्तान में जी रहे हैं। वो प्रोजेक्ट हैं जिन पर भारत ने अफगानिस्तान में निवेश किया है। वो व्यापार है जो कई सालों से अफगानिस्तान और भारत के बीच चला आ रहा है। एक एक भारतीय को अफगानिस्तान से सुरक्षित लाने की कवायद जारी है। ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए भारतीयों की वतन वापसी हो रही है, जिनके दर्द और खुशी को महसूस किया जा सकता है। बताएं कि वतन वापसी कैसा महसूस हो रहा है? अरे बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम खुद जैसे सांस आ गई हो। पहले सांस अटकी हुई थी गले में, तो सांस आ गई है। हाल ही में सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट को निर्देश दिया था कि अफगानिस्तान से आए लोगों के बचाव अभियान को मानवीय नजरिए से देखा जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि न केवल हिंदुओं और सिखों जैसे अल्पसंख्यकों को अफगानिस्तान से वापस लाएं, बल्कि कई अफगान नागरिकों ने भी संकट की इस घड़ी में भारत आने का विकल्प चुनना पसंद किया है। इसलिए उन्हें भी भारत लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। ऐसे में भारत सरकार की ओर से लगातार नागरिकों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें कई अफगानी सांसद भी शामिल हैं जो हिंदुस्तान पहुंचकर तालिबान के खौफ की कहानियां बता रहे हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक एमपी के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना आता है। बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे सीरिया सब कुछ खत्म हुआ। आंखों से दर्द सैलाब बनकर बाहर आ रहा है। कोई खौफ में है, किसी को अपनों के फंसे होने का दर्द है, तो वहीं भारत में आ रहे कई अफगानी शरणार्थी भी हैं जो लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालत तो बहुत ख़राब है वहाँ पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। अनसिक्योर मीन के वो कुछ गवर्नमेंट पोजीशन पे है या कुछ ऐसे काम पे है कि वो बाहर निकल नहीं सकते। अब भारत के सामने चुनौती अल्पसंख्यक सिख और हिंदू शरणार्थियों को जगह देने की है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में करीब 23,000 करोड़ का निवेश किया है। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हालांकि तालिबान लगातार कह रहा है कि वो किसी भी विकास के प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत या किसी देश के खिलाफ होने देगा। तालिबान भारत से अपने नागरिकों और दूतावास के अधिकारियों को वापस न ले जाने की बात भी कह चुका है, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में फर्क वहां से आ रही तस्वीरें बता रही हैं।
जिसके हिसाब से भारत को अपनी रणनीति तय करनी है। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरह से लोग भारत पहुंचकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और राहत की सांस ले रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए चुनौती वाकई बड़ी है। तालिबान के रास्ते पाकिस्तान का आतंक का नया चैप्टर खोल सकता है। तो यह भी पता नहीं कि तालिबान की बंदूक कब किस दिशा में तैनात हो जाए। पूरी दुनिया देख रही है तालिबानियों का जुल्म, पूरी दुनिया देख रही है बिलखते काबुल को, पूरी दुनिया देख रही है अफगानिस्तान को छलनी होते हुए। अफगानिस्तान की सड़कों पर बारूदों से लदे तालिबानी खौफ पैदा करते हैं। इन सब के बावजूद कुछ देश हैं जिन्होंने तालिबानियों का समर्थन कर दिया है। चीन और पाकिस्तान तो खुलकर तालिबान के समर्थन में हैं। रूस सॉफ्ट है। तो ऐसे हालातों में भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के राज का सबसे बड़ा प्रभाव और सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं होगा तो वो भारत ही होगा। ऐसे में भारत के पूर्व विदेश मंत्री क्या कहते हैं, सुनिए यशवंत सिन्हा को। कहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई, क्योंकि हामिद कारजाई के साथ, अब्दुल्ला के साथ तालिबान के नेताओं की बातचीत हुई है। अगर एक वहां पर राष्ट्रीय सरकार बनती है, सब लोगों को मिला जुला के सरकार बनती है, तो फिर भारत का रुख क्या होगा? अगर विशुद्ध रूप से तालिबान की सरकार बनती है तब भारत का रुख अलग होगा। अगर उसमें हक्कानी नेटवर्क को शामिल किया जाता है तो भारत का रुख जाहिर है अलग होगा। उसमें पाकिस्तान की दखल अंदाजी बढ़ती है तो जाहिर है भारत का रुख अलग होगा। तो कई इस तरह की चीजें हैं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा मानते हैं कि अफगानिस्तान में सरकार के गठन के बाद भारत का स्टैंड क्लियर होगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी मालूम चल सकेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ पाकिस्तान का कितना दखल है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को भी सुनिए कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। वेट एंड वॉच तो हर एक कर रहा है और हर एक को करना चाहिए, और विशेष हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, हमारा सामरिक इन्वेस्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पुराने संबंध हैं अफगानिस्तान के लोगों से, और कहाँ कहाँ गहराई तक उनकी अफगानिस्तान के लोगों की जड़ें हमारे भारतवर्ष में हैं। इसलिए और देशों से हटकर भारत का एक विशेष एक अधिकार है अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान का भारत पर। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान का भारत से पड़ोसी का नाता है। अफगानिस्तान से जान बचाकर भागे ज्यादातर अफगानी यहीं भारत लौटे हैं। अफगानिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं और वो गुहार लगा रहे हैं भारतीय सरकार से कि वो अपना स्टैंड लें। मगर विदेश मामलों के जानकार का भी यही मानना है कि फिलहाल भारत के पास वेट एंड वॉच का विकल्प ही सबसे बेहतर विकल्प है। तालिबान ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ दे। अमेरिका की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो अपने सैनिक बुला लेगा। ये अलग बात है कि ब्रिटेन अड़ा है, मगर इन सब के बीच सवाल यही है कि अगर अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से हट गए तो उनका क्या होगा जो विदेशी नागरिक अभी तालिबान में हैं, खासकर हिंदुस्तानी नागरिक। आज होने वाली बैठक में बहुत संभव है कि इस सवाल से भी पर्दा उठ जाए। आज तक ब्यूरो। तो यकीनन ये स्टैंड लेना, ये फैसला भारत सरकार के लिए आसान नहीं होगा। तालिबान अफगानिस्तान में लगातार शक्तिशाली हो रहा है, तो क्या काबुल पर आतंकी सत्ता पर काबिज होने के बाद वो पड़ोसी आतंकी भाई से रिश्ते मजबूत करेगा? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तालिबानी पाकिस्तान क्या भाई भाई बन रहे हैं? क्या पाकिस्तान के दिल में तालिबान धड़क रहा है? एक बड़ा सवाल। तालिबान के मुरीद पाकिस्तान की इज्जत का जुलूस तो दुनिया भर में निकल चुका है, लेकिन ये वो वाला जुलूस नहीं है। ये जुलूस है अफगानिस्तान में डेप्यूटेशन पर गए लश्कर जैश के आतंकियों के
वापस पीओके लौटने का। पीओके में आतंकवादियों का माला पहनाकर और AK-47 की सलामी देकर ऐसे स्वागत किया गया मानो वो हज करके लौटा हो। तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है, जिसमें इन पाकिस्तानी आतंकियों ने खूब मेहनत मजदूरी की। जब पूरी दुनिया काबुल से अपने नागरिकों को निकालने में जुटी है, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी काबुल जाकर तालिबान के पहले स्टेट गेस्ट बनने के लिए बेचैनी जता रहे हैं। पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर इमरान खान ने अपनी और पाकिस्तान की इज्जत को दांव पर लगाकर तालिबान की शान में जमकर कसीदे पढ़े। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो पाकिस्तान खुद अपनी मदद करने के लायक नहीं है, वो तालिबान की मदद क्यों कर रहा है? कभी सोचा है आपने? तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। कहते हैं कि कुछ भी पालो, गलत फहमी मत पालो। वैसे भी पाकिस्तान का तो इतिहास ही रहा है यूज होकर थ्रो हो जाने का। अकेले अफगानिस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए। पहले 1980 के दशक में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और तालिबान को तैयार करके छोड़ दिया। फिर 2001 में अमेरिकी सेना ने जब अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंका तो भी पाकिस्तान एक मोहरा बनकर रह गया। और अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सरकार, सेना और आतंकवादियों की मदद ली। लेकिन इतिहास गवाह है कि बदले में पाकिस्तान को सिर्फ ठेंगा ही मिला है। और रही बात तालिबान की, तो आतंकवाद अब उसका साइड बिजनेस बन चुका है। अब उसको सत्ता का नशा चढ़ चुका है। हम अलकायदा समेत किसी भी आतंकी संगठन को आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और न ही हमारी जमीन का उपयोग हमारे किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए होगा। पाकिस्तान तो नासमझ है जो वो तालिबान से कश्मीर की आस लगाए बैठा है, लेकिन तालिबान को अपनी प्राथमिकता पता है। वो कश्मीर मसले में अपनी टांग अड़ाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगा। वैसे ये नहीं भूलना चाहिए कि फितरत से तालिबान है तो आतंकवादी ही। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान और तालिबान के सुर भले ही मिल रहे हैं, भारत के लिए ये चिंता की बात भी है, लेकिन अफगानिस्तान पर जो स्टैंड भारत का होने वाला है वो सुबह होने वाली 11 बजे की बैठक में साफ हो जाएगा। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड भारत का साफ है कि वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। कभी अफगानी सत्ता में मंत्री रहे, अब दूसरे देश में पिज्जा डिलीवरी बॉय की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। वहीं कभी अपनी आवाज से जादू बिखेरने वाला गायक सड़क किनारे सब्जी बेचकर अपना पेट पाल रहा है। तालिबान ने पहले ही शरिया कानून का ऐलान करके साफ कर दिया था कि देश में अब कला, संस्कृति, संगीत के दिन इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। और इसी के साथ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।